4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है। पहली खबर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। साथ ही 9 अगस्त को भारत सरकार ओलंपिक विजेताओं का सम्मान दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेगी। दूसरी बड़ी और अहम खबर, बसपा अध्यक्ष मायावती ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना होनी चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो बीएसपी उसका समर्थन करेगी। तीसरी खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि गैर मुस्लिमों से निकाह शरीयत में वैध नहीं माना जाएगा। मुस्लिम युवक युवतियां गैर मुस्लिम से निकाह करते हैं तो उसे अवैध माना जाएगा। चौथी बड़ी खबर, लखनऊ में भाजपा मीडिया सेल की बैठक, जिसमें मीडिया सेल हेड अमित मालवीय और सीएम योगी करेंगे 2022 चुनाव पर मंथन। सुनील बंसल ने कहा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। और आइए खबरों के सफर में शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम खबर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा इसका नाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश के लोगों के आग्रह पर बदला खेल रत्न पुरस्कार का नाम, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। तो ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से हम सभी अभिभूत हैं, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा इसका नाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के लोगों के आग्रह पर बदला खेल रत्न पुरस्कार का नाम। ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हम सभी अभिभूत। तो वहीं अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा महापुरुषों का अपमान कर रही है। वहीं मामले पर भाजपा ने भी पलटवार किया। कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है जिसे कह के अपना बता सकें। एक कहते हैं लोग कि जग में सुंदर हैं दो नाम, फीता काटो बदलो नाम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन चुकी है, अपने कोई काम इनके पास नहीं है। बेहतर होता मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते। जो खिलाड़ी अभाव में, हमारे देश के खिलाड़ी अलग से जीत नहीं पाते बाहर जाके विदेशों में, उनके प्रोत्साहन के नाम पर उनके नाम से शुरू करते। मुझे लगता है बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दो महापुरुषों का अपमान करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लिए भी हर्ष का विषय है और सभी खेल और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस देश में बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रहा। एक परिवार के नाम पर ही देश की तमाम कार्यक्रम और योजनाओं, स्मारकों का नाम रख दिया गया। लेकिन अब वास्तविकता में उनको सम्मान मिल रहा है जो इसके हकदार रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ब्रॉन्ज के लिए अपना मैच हार गई हो, लेकिन भारतीय महिला टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। भारतीय टीम पहली ओलंपिक गेम्स में तीसरे पोजीशन के लिए लड़ रही थी, जिसमें उसने शानदार खेल का मुजाहरा किया। टीम के जज्बे की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैच के तुरंत बाद ट्विटर पर अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर कहा कि हम महिला हॉकी में पदक से बहुत कम चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और नए मोर्चे बनाते हैं। उन्होंने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टोक्यो 2020 में उनकी सफलता भारत की युवा बेटियों को हॉकी को अपनाने और इसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इस टीम पर गर्व है। तो पीएम मोदी ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि भारतीय महिला हॉकी टीम से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। चलिए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से देश की बेटियों की हौसला अफजाई की। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इंकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए।
मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। तो देखा आपने, सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों का हौसला बढ़ाया, वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा 403 विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा जाएंगे और फिर वहां से नई दिल्ली वापस लौटेंगे। वहीं यूपी दौरे पर कल जेपी नड्डा 3 बजे कई भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राजेश वर्मा, सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी समेत कई सांसदों को बुलाया गया है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से यूपी के 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे, जहां दोपहर 3 बजे बीजेपी सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल लखनऊ दौरा हो रहा है, उसके लिए कुछ सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा जी। सर, कितने बजे आप लोग को आमंत्रित किया गया है और क्या कुछ विषय रखा जाएगा? कल की सूचना 3 बजे की हमको प्राप्त हुई है। 3 बजे हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग बैठेंगे उत्तर प्रदेश। मुद्दे क्या रहेंगे ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनके साथ हम बैठक करेंगे तभी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक है और उसमें जो दिशा निर्देश हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी देंगे, उन निर्देशों को हम लोग बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। सर, अगर बात करें तो अब ओबीसी के जातिगत आरक्षण को लेकर तमाम सारे मुद्दे उठ रहे हैं। पहले अनुप्रिया पटेल ने पीएम को खत लिखा और आज मायावती ने भी मांग की है कि ओबीसी की जो है जातिगत आरक्षण होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए और जनगणना में जो है तमाम संख्या निकल कर आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने सारे स्टेट्स को कैबिनेट में एक निर्णय लेकर के फ्री कर दिया है कि वो अपने स्टेट में जिस प्रकार से जनगणना करना चाहें वो उनका अधिकार सुरक्षित कर दिया है। और अभी इस संबंध में प्रदेश में सारे प्रदेशों को जो फ्री कर दिया गया है, तो अब ये विषय प्रदेशों के पाले में चला गया है कि वो किस तरीके से जनगणना कराना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा, जिनका कहना है कि स्टेट्स के पास अब ये अधिकार है कि ओबीसी का जनगणना कराते हैं या नहीं कराते। बहरहाल इसकी मांग काफ़ी तेज हो गई है, अनुप्रिया पटेल भी मांग कर रही हैं और अब मायावती ने भी इस पर मांग कर दी है। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने ओबीसी की अलग से जनगणना की मांग करते हुए कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो बसपा उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संसद के बाहर और संसद के अंदर समर्थन करेंगे। वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से लगातार करती रही है तथा अभी भी बीएसपी की यही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर व बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर। भाजपा की सोशल मीडिया वर्कशॉप जारी है। लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम सोशल मीडिया वर्कशॉप में पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वर्कशॉप में होंगे शामिल। तो सोशल मीडिया वर्कशॉप चल रही है बीजेपी की लखनऊ में। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा की सोशल मीडिया वर्कशॉप। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कदम। तो दोनों डिप्टी सीएम सोशल मीडिया वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। लखनऊ में भाजपा सोशल मीडिया सेल की अहम बैठक जारी है। तो लखनऊ में भाजपा की सोशल मीडिया सेल की एक अहम बैठक जारी है, जिसमें सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। इस बैठक में सभी जिलों के सोशल मीडिया प्रमुख के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। इस मौके पर सुनील बंसल ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया की भूमिका अखबारों से भी ज्यादा है, क्योंकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की अहम
भूमिका है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए बेसिक जरूरतों को पहचानना होगा और जिलों में सोशल मीडिया सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ऐसे में सभी भाजपा कार्यालयों को हाईटेक बनाना भी जरूरी है। इसके लिए वॉलंटियर्स की फौज तैयार करनी होगी। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बसपा ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तीसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तीसरा चरण 16 से 26 अगस्त तक चलेगा और तीसरे चरण में काशी और विंध्याचल में होगा बसपा का प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी। तो 16 अगस्त को बाराबंकी, 17 को वाराणसी में होगा कार्यक्रम, 18 को मिर्जापुर और भदोही में यह कार्यक्रम होगा, 19 को गाजीपुर और बलिया में कार्यक्रम, 20 अगस्त को मऊ में होगा कार्यक्रम। तीसरे चरण के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की रूपरेखा की घोषणा कर दी है बसपा ने। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की गैर धर्म के लड़के या लड़की से शादी करते हैं तो शरीयत के मुताबिक यह शादी वैध नहीं मानी जाएगी। एक मुस्लिम लड़की केवल एक मुस्लिम लड़के के साथ ही शादी कर सकती है और अब अगर किसी गैर मुस्लिम लड़के या लड़की को मुस्लिम लड़के या लड़की से शादी करनी है तो पहले उसे धर्म परिवर्तन कराना होगा। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए शादी के लिए कराए गए धर्म परिवर्तन को पूरी तरह अवैध करार दिया था। वहीं प्रेस रिलीज में लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखने की अपील भी की गई है। पीलीभीत में शिवसेना जिला अध्यक्ष शैली शर्मा सहित 3 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही कई अज्ञात लोगों पर भी सीएमओ का पुतला फूंकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ व्यक्तियों ने उनके ऑफिस के बाहर धरना दिया और उनसे मिलने का दबाव बनाया। उनकी जो शिकायत थी उनका उनके द्वारा निस्तारण करने का उनको सीएमओ द्वारा उनको बताया गया कि वो निस्तारित करेंगी उसको शिकायत को। उसके बावजूद धरना दिया गया और उनका पुतला दहन किया गया। इसके संदर्भ में सीएमओ पीलीभीत द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। उसी के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे तो उसमें आगे कार्रवाई सुनिश्चित करें। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी में एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें वाराणसी के फूलपुर के पिंडरा इलाके की हैं जहां 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तो घटना की सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से हादसा हुआ। 2 बाइक जबरदस्त तरीके से आपस में टकराई जिसके बाद एक शख्स की एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य बाइक सवार घायल हो गया। तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक आपस में टकराई जिसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला और बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई। एक अन्य बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। चंद सेकंड में यह हादसा हुआ और 2 बाइक आपस में जोरदार तरीके से टकरा गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में कल देर शाम को एक युवक ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने वाला युवक एएमयू का ही छात्र बताया जा रहा है। घटना के बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने भी युवक के साथ मारपीट की। डॉक्टर ने प्रॉक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल की घोषणा कर दी और डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो घटना की तस्वीरें जो वायरल हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र ने डॉक्टर को पीटा। डॉक्टर से छात्रों ने मारपीट की जिसके बाद डॉक्टर ने शिकायत की और अब वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर हड़ताल का ऐलान किया है डॉक्टर ने। तो रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है क्योंकि उनके साथ मारपीट की गई और एएमयू के छात्र से ने मारपीट की है ऐसा आरोप। उधर अमरोहा के नौगांव सादात में कुछ दबंगों ने व्यापारी की पिटाई कर डाली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी जैकेट बेचने का काम करता है और व्यापारी की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तो दबंगों ने व्यापारी की किस तरह से पिटाई की उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई है, जिसका नजारा पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां दबंगों ने जैकेट बेचने वाले व्यापारी को जमकर पीटा। तो पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों को कानून का कोई डर और कोई खौफ नहीं, दुकान में घुसकर जबरदस्त तरीके से व्यापारी से दुकानदार से मारपीट की गई। रुक करेंगे बड़ी खबर का। औरैया में बड़ी खबर आ रही है, यमुना के में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुट गया है जिला का प्रशासन। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी, तो जिला प्रशासन नाव में सवार होकर कर रहा है प्रभावित इलाकों का दौरा। लोगों को जरूरी सामान सुरक्षित जगह पहुंचाने की अपील की जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ के हालात हैं और नाव से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जिला प्रशासन ने दौरा किया और जरूरतमंदों से और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। तो लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। एक्शन में प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश है। प्रशासन की नाव के जरिए प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है और लोगों तक सुरक्षा और जरूरी सामान पहुंचाया। और इस बीच औरैया में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने औरैया जालौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद कर दी है। साथ ही जिले की सीमा को भी सील करते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। जो लोग औरैया जालौन जाना चाहते हैं उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। लोग पास के गांव पैदल ही जा रहे हैं। बता दें कि यहां यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। तो जालौन में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना यहां खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। देखिए रिपोर्ट। ये यमुना का यलगार है। बार बार अपनी ही सीमाओं का उल्लंघन करती यमुना। जहां नजर जाए पानी और सिर्फ पानी। लोग लाचार लेकिन प्रशासन मुस्तैद। प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर, लेकिन ये जालौन में यमुना का रौद्र रूप है। जलस्तर इतना बढ़ा है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है और हालात कैसे, इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहां जैसे पानी का साम्राज्य। सड़कें, खेत खलिहान सभी नदी की आगोश में। तमाम लोग यहां से पलायन कर चुके हैं और जो बच गए हैं वो कमर भर पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं और ऊंची जगहों पर टेंट में रह रहे हैं। ये जगह मानो टापू में तब्दील हो गई। एबीपी गंगा की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बाढ़ के कारण यहां कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। खुद जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। वर्तमान में चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ जो स्थानीय नदियाँ हैं भूज और सिंध, उनमें भी जलस्तर बढ़ने की वजह से माधोगढ़ क्षेत्र में काफ़ी गांव जो है उनका संपर्क टूट गया है। लगभग 20 गांवों का संपर्क टूट गया है और इनंडेटेड हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित ऊपर के स्थानों तक पहुँचाया गया है। दरअसल यहाँ करीब 155 से ज़्यादा गाँव बाढ़ प्रभावित रहते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 30 बाढ़ चौकियां बनाई और एसडीआरएफ की जवान मुस्तैदी से लोगों की मदद कर रहे हैं। वो नाव और दूसरे साधनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा रहे हैं। बहरहाल जालौन में यमुना और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ प्रभावित हैं और लोग परेशान
और इसकी तस्दीक करती ये तमाम तस्वीरें। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं बारिश के चलते यूपी में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी से लबालब भरी नदियां अब घरों तक घुस रही हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर तो लगातार बढ़ ही रहा है और उसकी सहायक नदियां भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो पांडू नदी का बढ़ता जलस्तर अब निचले इलाकों में बने घरों में घुसने लगा है। 100 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्थानों की तरफ चले गए। दिक्कत यह है कि यहाँ के जितने लोग हैं अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कहते हैं जाओ स्कूल में रहो, कोई कहते हैं जाकर के उधर ये क्या नाम रिसोर्ट बनाओ वहाँ जाकर के रहो, और वहाँ कोई लोग रहने नहीं देते हैं। परेशानियाँ किस तरीके से हो रही हैं? परेशानियाँ क्या, अब हम लोग को कमाने खाने की आफत है। घर देखें, बच्चों को देखें कि कमाने जाएं, हम लोग को तो रोज के कमाने खाने वाले आदमी हैं। परेशानी यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे सबके घर डूबे जा रहे हैं और किसी को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने घर में ताला लगा के भी हाँ, यहाँ पे देखिए सब ताला सबके घर में लगे हैं सब। अच्छा, कितने घर के लोग चले गए? यहाँ पे कम से कम 100-150 लोग के घर में पानी घुस चुका है और सब चले गए हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ नदियों का जल स्तर अब घरों में घुसने लगा है। कानपुर शहर के अंदर पांडू नदी की अगर बात की जाए तो ये तमाम इलाकों में पानी घुसने लगा है। बर्रा 8 का इलाका है, तात्या टोपे नगर है, मेहरबान सिंह का पुरवा है, वरुण विहार, ये ऐसे इलाके हैं जहां पांडू नदी का जल घरों में घुस गया है और जो लोग यहां पर रहते थे वो अपना घर छोड़ करके चले गए। हालांकि ये डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में करीब 100 मड़ैया हैं जो घर बना करके लोग यहाँ पर रह रहे थे। पांडू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा और उसके बाद पानी वो डूब क्षेत्र में बने मकानों में घुस गया है, जो आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये जो घर आपको देख रहे हैं, इन घरों के रहने वाले लोग अब यहाँ पर अपने घरों में ताला लगा करके चले गए हैं। तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान की तरफ जाने की बात कही थी। और जब पानी का स्तर बढ़ने लगा, जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो लोग अपने घरों में ताला लगा करके अब यहाँ से शहर में पनाह लेने चले गए हैं। तो जो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, पानी बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है वो अब घरों में घुस रहा है और जिसके चलते लोग अब यहाँ से अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं कानपुर शहर के जहाँ पर घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग अब यहाँ से मूव कर गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।